छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि खास नजरें जो टिकी हुई हैं लोगों की, हमारी, आपकी, सबकी तेलंगाना पर, और बहुत ज्यादा फोकस जो है राहुल गांधी तेलंगाना पे। और क्या अब लगता है आपको कि तेलंगाना भी कांग्रेस पार्टी ने अपने, या कहें कि कब्जे में लेने की कोशिश ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हाँ अब हम यहां जीत सकते हैं? धन्यवाद राजीव जी। इसमें इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने महसूस किया है वह यह है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर है और अपने अभियान को दिन प्रतिदिन वो गंभीर बनाती चली जा रही है। आप छत्तीसगढ़ में खड़े हैं। छत्तीसगढ़ के में जो पहले चरण में 7 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसके समय सभी में एक सीट को छोड़ करके सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं। वह सीट जीतने के लिए भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार इस बार बदल दिया है। रमन सिंह के खिलाफ एक नया उम्मीदवार लेकर के आए हैं वो। और उस इलाके में, पूरे के पूरे बस्तर के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस प्रभावी तरीके से सक्रिय है। इसका परिणाम आप इस रूप में भी आप अंदाज लगा लीजिए कि चुनाव घोषणा के पहले प्रधानमंत्री जी ने बस्तर का दौरा किया था और उस दिन बस्तर के लोगों ने बंद का आह्वान किया और उस बंद के आह्वान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस अपने कार्यक्रमों और मुद्दों को लेकर के और अपनी गवर्नेंस में, पिछली गवर्नेंस की उपलब्धियों को लेकर के लोगों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई काट नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, जिस तरह की बात करती है, वह बात असम के मुख्यमंत्री वहां कह के जा चुके हैं और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई सबके सामने है। भारतीय जनता कांग्रेस ने अपने अभियान को बहुत बहुत कायदे से चलाया है और लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की है। अगर एक ऐसा दल जो सत्ता का दावेदार है, सत्ता छीनना चाहता है, उसके नेता अगर पार्टी छोड़ करके उस दल के साथ चले आ रहे हैं जो उसका प्रतिद्वंदी दल है, इसका मतलब वह लोगों के बीच में एक राजनीतिक संदेश है कि जन विश्वास किधर है, चुनाव जिताने की स्थिति में कौन है, जनता किसको पसंद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में एक अविश्वास के दौर से गुजर रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने कार्यकाल के दौरान रमन सिंह जी ने जो वायदे किए थे, खासतौर से बोनस, किसानों को बोनस देने का वायदा, उसका न पूरा किया जाना अभी तक लोगों के दिमाग में है। दूसरी बात, जो कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में कहती रही है, जो सोनिया गांधी ने अपने मिजोरम के भी अपील में कहा कि वह वहाँ का जो जनजीवन है, वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उसके अनुकूल प्रगति विकास का रास्ता अख्तियार करेगी, उसके अनुकूल वो शासन चलाएगी। और यह काम छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है। तो लोगों का एक कनेक्ट कांग्रेस के साथ बहुत बेहतर होगा। मेरा अपना मानना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती देती हुई दिखाई नहीं पड़ी। अभी भी जिस तरह की सक्रियता, एक रमन सिंह जी सबसे बड़े नेता, एक जो पार्टी को की तरफ से दिखनी चाहिए थी बीजेपी की ओर से, वो दिख नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी बघेल सरकार के खिलाफ कोई भी राजनीतिक माहौल बनाने में विफल रही है। उसके विपरीत बघेल सरकार अपने प्रो इनकम्बेंसी के लिए ढेर सारे काम किए हैं और उसमें जो कांग्रेस की गारंटी है उसने इसमें बड़ी भूमिका अदा की। और कांग्रेस की गारंटी को लोगों को लेकर के लोगों के मन में इस तरह से इसलिए विश्वास भी है कि कांग्रेस उसको हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के अपने राज्यों में पूरा करती हुई दिख रही है। तेलंगाना की अगर आप बात करेंगे तो तेलंगाना में केवल आज कांग्रेस सक्रिय नहीं हुई है। आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वहां सभा किया था और हमारे ख्याल से 17 या 18 दिन तेलंगाना में बिताए थे। उस दौरे के दौरान उन्होंने बड़ी सभा की थी। उस बड़ी सभा में भी उन्होंने केसीआर सरकार के ऊपर तीखे हमले किए थे और ये कहा था कि देश की भ्रष्टतम सरकारों में से एक है और ये सरकार ऐसी है जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। उसमें उस वायदे का भी उन्होंने उल्लेख किया जिसका जो आश्वासन दिया उन्होंने कि भूमिहीन किसानों को या भूमि वितरण को लेकर के इनकी आने वाली सरकार क्या करेगी, और इस वायदे को केसीआर की सरकार पूरी नहीं कर पाई। केसीआर सरकार के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया था राहुल गांधी ने कि ये बीआरएस ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और यह लोगों को अब लगने लगा है जब शराब कांड में, शराब के कथित भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं और कविता जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सभाओं में जाके बता चुके हैं
कि केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमने उनको अनुमति नहीं दी। तो यह जो उनकी बीजेपी के प्रति निकटता है, इस निकटता ने लोगों के मन में एक अलग तरह की नाराजगी पैदा की है। प्रशांत जी ने कहा कि ओवैसी साहब की पार्टी का क्या होगा। ओवैसी साहब की पार्टी का हो चुका है। आप याद कीजिए कि बिहार के चुनाव में सीमांचल में बिहार के लोगों ने 5 सीटें दी थी ओवैसी साहब की पार्टी को। उसके आगे क्या हुआ, उसके बाद जो चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, क्या हासिल हुआ उनका, आपके सामने है। उसके बाद एमसीडी का चुनाव हुआ दिल्ली में, वो आपके सामने है। उसके बाद 6 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, उसमें क्या हुआ। मैं आप कह सकते हैं कि त्रिपुरा में क्या स्थिति है क्या नहीं है, लेकिन कम से कम झारखंड में तो उनकी मौजूदगी थी, लेकिन डिमरी में उनकी पार्टी को 3000 वोट पाने में पूरी ताकत लगा देनी पड़ी। एक तरह का कंसोलिडेशन है जो ओवैसी के खिलाफ है। ओवैसी के खिलाफ मतलब उस किसी भी दल के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी के निकट है या निकट दिख रही है, या उसकी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। यह स्थिति है कि ओवैसी साहब का वह जन समर्थन नहीं रह गया जिस जन समर्थन के लिए वो जाने जाते थे। आज जो अल्पसंख्यकों में एकजुटता बढ़ी है बीजेपी सरकार के खिलाफ, उस एकजुटता का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। वह इसलिए मिल रहा है कि लग रहा है लोगों को कि कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ रही है, या कांग्रेस ही एक वैकल्पिक शासन या एक वैकल्पिक गवर्नेंस या वैकल्पिक नीतियां दे सकती है। और राहुल गांधी ने उस विश्वसनीयता को बनाया अपनी कार्यशैली से, अपने राजनीतिक गतिविधियों से और लोगों के बीच में पहुंच करके। राहुल गांधी ने कभी भी अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बोलने से अपने को रोका नहीं है। उन्होंने इस बात की कभी चिंता नहीं की। अनेक दल इस बात को कर रहे हैं कि अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तो हो सकता है कि बहुसंख्यक नाराज हो जाए। राहुल गांधी ने इसकी परवाह कभी नहीं की। अगर अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा रहा है तो उस पर बढ़ चढ़ करके राहुल गांधी ने बोला है, और यह उनकी आक्रामकता बीजेपी के खिलाफ, यही एक वजह है कि इसके कारण से एक लोगों का विश्वास, और खासतौर से अल्पसंख्यकों का विश्वास, या वो लोग जो बीजेपी से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, या उनको लगता है कि जिन बातों को कह के कि बीजेपी जन समर्थन पाने में सफल रही है वो पूरा नहीं हुआ। मेरा अपना मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना, जहां आपने बात की, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ में, और वहां सत्ता को छीनने के लिए जो राजनीतिक ताकत लगानी चाहिए थी पूरी ताकत के साथ हुआ है। और अच्छी बात दिखती है अभी तक, या सर्वेक्षणों में भी बात आई कि लोगों का भी जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। अब कोई आप छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ की कितनी भी पार्टियां छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कितनी भी पार्टियां घूम रही हैं, आप वहां मौजूद हैं, आपको पता है कितनी पार्टियां हैं जो बीजेपी को मदद करती हुई नजर आ रही है चुनावी राजनीति में, लेकिन लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आज केवल स्थिति है कि या तो सब बीजेपी के विरोध में लोग हैं या बीजेपी के पक्ष में लोग। बीजेपी के पक्ष के में प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि सत्ता दिला सके। कांग्रेस अपने जन समर्थन को न केवल बढ़ाई है, बल्कि अपनी लोकप्रियता में नए मुकाम उसने हासिल किए, और वह केवल और केवल है भारतीय कांग्रेस की अपनी राजनीतिक गतिविधियां, अपने सरकारों के द्वारा उन वादों को पूरा किया जाना जो वह पिछले चुनाव में लोगों को देती रही है। तमाम तरह के आरोप लगाया गया बघेल सरकार के खिलाफ, लेकिन वह कोई जमीन नहीं पकड़ पाया। और आज जो कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता बनाई है वह केवल इस आधार पे कि वह बीजेपी से के साथ मजबूती से लड़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी की जो भी बातें, जो बात कर रहा है वो, और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, आप उसे देख लीजिए। कल उन्होंने जैसे अप्रैल के अलर्ट के ऊपर जो बातें कही, वो एक आत्मविश्वास से भरा आदमी कर सकता है कि आप कुछ भी जांच करा लीजिए, मेरा फोन लेके चले जाइए, आप देख लीजिए कि आपको जो जांच करना हो, आपको जो करना हो करते रहिए और मैं वो करूंगा। लेकिन उन्होंने भी यार लोगों का आह्वान किया कि आप टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट मत होइए। जो प्रचार के और लोगों से जुड़ने के परंपरागत तरीके हैं उनको अपनाना पड़ेगा अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। और अच्छी बात है कि कांग्रेस उस रास्ते पे चलती हुई दिख रही है। जी।